जो गैप जो है कांग्रेस और भाजपा का वो कम हो रहा है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली एमपी में, क्योंकि काफी कांटे की टक्कर हो, सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट है, कौन जीत रहा है। राहुल गांधी की बात तो सही थी, लेकिन अगर आपको वो सीटें जो कभी जीती नहीं है वो जीतना है तो उसके लिए कोई आप चुनाव से 2 महीने पहले बात नहीं कर सकते। 2008, 13, 18 अगर आप इन 3 चुनावों का आकलन करेंगे तो इसमें से 74 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी कभी जीती ही नहीं। शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढार और हाड़ौती, इस तरीके से राजस्थान को 200 सीटों में बांटा जाता है। कांग्रेस ने इस बार बहुत जोर लगा रखा है, वहां पर अशोक गहलोत ने पर्सनली अपने आप का प्रोजेक्शन कर रखा है, पार्टी से अपने आप को बड़ा दिखाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी को वहां पर अगर ये चुनाव जीतना है तो 100 सीटें जीतनी होती है 150 सीटों में। कांग्रेस को सिंगल हैंड मेजोरिटी दी है और बीजेपी को पीछे दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा कि भाई काका को 30% दे दो और वो काम पक्का हो जाएगा। मतलब वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है। ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ भूपेश बघेल की वजह से कांग्रेस पार्टी ने बना ली है, जो शायद अन्य किसी राज्य में नहीं है उतनी पकड़। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस खास कार्यक्रम साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और जैसा कि हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा फाइट है वो 3 राज्यों में, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर होने वाली है। तेलंगाना भी एक बड़ा राज्य है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं और कांग्रेस के लिए अपार संभावना है। मिजोरम की भी चर्चा हमने की है आपके साथ, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर एक नया सर्वे आया है जिसको टाइम्स नाउ, नवभारत और एटीजी ने मिलकर किया है। इस सर्वे को लेकर क्या कुछ नई बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे और लेटेस्ट जो 3 सर्वे हुए हैं जो अलग अलग एजेंसीज ने किए उस पर चर्चा करेंगे। आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इसके साथ साथ तक चैनल्स के प्रमुख मिलित खंडेकर जी हैं। सर, पहले मैं डाटा डिटेलिंग कर देता हूं कि आखिर ये सर्वे कह क्या रहा है। तो अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 200 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 114 से 124 के मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं, अनुमान होते हैं सर्वेज में। कांग्रेस को 68 से 78 और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 112 से 122, छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 27 से 35, कांग्रेस को 51 से 59। अमिताभ सर, मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि ये जो ओपिनियन पोल है लगभग उनका जो डायरेक्शन है या प्रोजेक्शन है वो पहले से जो तय आ रहा है वो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या कुछ खास नजर आ रहा है? हाँ, मतलब जो पहले डायरेक्शन था उसी लाइन में ये सारे पोल्स आज भी चल रहे हैं। तो राजस्थान शुरू से ही ये था कि, हालांकि शुरू से राजस्थान था कि कहीं ना कहीं क्लोज रहने वाला है, लेकिन अब एटलीस्ट टाइम्स नाउ एटीजी कह रहा है कि वहां पर भाजपा एक सिंपल मेजोरिटी, कंफर्टेबल मेजोरिटी लेने में कामयाब होगी। पहले से ये भी था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुमत रहने वाली है, ऐसी आशा है अक्रॉस पोल्स। तो उसमें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे में आगे दिख रही है। अब जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है वो अगर ध्यान दें तो मध्य प्रदेश शुरू से ही अक्रॉस सर्वेज अगर आप देखेंगे तो काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, और अभी भी जो आंकड़े आपने बताए हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। और राजस्थान टाइम्स नाउ ईटीजी के हिसाब से कांटे की टक्कर, अगर इसके जस्ट पहले का जो उनका सर्वे था उसमें राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई गई थी। अब वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ झुकती हुई वो राज्य जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि वहां हर 5 साल में वैसे भी सरकार बदलने का रिवाज है। तो उस रिवाज को एक्चुअली मेंटेन करती हुई हम देख सकते हैं। एमपी में भी अगर आप इनके पिछले सर्वे को कंपेयर करेंगे तो उससे भाजपा की जो सीटें हैं उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत इजाफा किया है, जो कि नॉर्मली जब कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाते हैं उसके बाद थोड़ी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे सेटल होने लगती है, और उसके हिसाब से ये सारे तीनों राज्यों के आंकड़े हैं। एमपी में मेरे हिसाब से तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली एमपी में, क्योंकि काफी कांटे की टक्कर और सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट है, कौन जीत रहा है। एमपी में सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट है और कौन जीत रहा है ये अभी भी किसी को क्लैरिटी नहीं है। सर, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, इंदौर से आते हैं, 2018 में भी यही सिचुएशन थी जो अभी दिखाई दे रही है। इस पर जो भी आंकड़े आए हैं हम उसी आधार पे बात कर सकते जी हैं, बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज तो मेरी ये एक राय हो सकती है, आपकी एक राय हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कभी भी जो पिछले जून महीने के बाद में जितने भी सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त जरूर मिली है,
लेकिन कभी भी कोई ऐसी बढ़त नहीं दिखाई दे रही है कि उनको 150 सीटें मिल जाएंगी। मतलब जो भी बढ़त मिल रही है, सिर्फ मुझे जो कल के सर्वे में खास बात नजर आई वो मुझे ये लगा कि पिछली बार जब हमने सी वोटर का शायद जब पोल देखा था तो दोनों का वोट शेयर बराबर बराबर पे था। ये शायद बीजेपी का थोड़ा सा ज्यादा था। और कल जो वोट शेयर आया है टाइम्स नाउ वाले पोल में, वहां कांग्रेस 1% से आगे है। तो ये ध्यान रहे कि जब 2018 में भी चुनाव हुए थे तो बीजेपी को वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन सीटें कांग्रेस ने ज्यादा ले ली थी। तो ये जो टाइम्स नाउ वाला पोल है, और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि वोट शेयर ज्यादा सही साबित हो सकता है बजाय कि सीट प्रोजेक्शन, क्योंकि वो तो आप उसको कन्वर्ट भर कर रहे हो अपने फॉर्मूले के हिसाब से। तो जो गैप कम होने वाली बात आपने कही और जो सर्वे में भी आ रही है, तो ये तो अब कांग्रेस पार्टी भी मान रही है, जो मेरी बात हुई कि गैप जो पहले उनको लग रहा था कि 140 सीटें आराम से मिल जाएगी, अब वो कह रहे हैं कि हम 125 पर आ गए हैं, जो कि लगभग आपको ये सर्वे में भी 122 वगैरह दिख रहा है जी। तो कहीं ना कहीं हालांकि अभी भी 15 दिन बचे हैं मतदान में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो गैप जो है कांग्रेस और भाजपा का वो कम हो रहा है। और जैसा कि अमिताभ ने कहा कि राजस्थान क्लियर है दिख रहा है, या मान लीजिए छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल में क्लियर दिख रहा है कि एक राज्य भाजपा के पास जा रहा है, एक कांग्रेस रिटेन कर रही है, अगर ओपिनियन पोल सही है तो। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर लगातार जितने भी सर्वे आए हैं वो कमोबेश या तो वोट शेयर बराबर दिखा रहे हैं, कांग्रेस को मामूली बढ़त दिखा रहे हैं। तो अभी भी क्लैरिटी उस तरह से नहीं आ पा रही है, ये मुझे लगता है। अमिताभ सर, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से 6 महीने पहले सबसे ज्यादा क्लैरिटी जो चुनावों पर दी जा रही थी वो मध्य प्रदेश को लेकर दी जा रही थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर दी जा रही थी कि मध्य प्रदेश तो मतलब कांग्रेस जीत ही जाएगी। मध्य प्रदेश में क्या निष्क्रियता जो है वो कांग्रेस की ज्यादा हुई? कांग्रेस की ज्यादा नहीं हुई है, मैं कहूंगा एक्टिविटी बीजेपी की बढ़ गई है। जिस टाइम बात कर रहे हैं उस टाइम पे बीजेपी में कंफ्यूजन था कि शिवराज चीफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, शिवराज को बदला जाएगा, शिवराज को बदला जाएगा तो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, नरोत्तम मिश्रा बनेंगे, वीडी शर्मा बनेंगे, प्रहलाद पटेल बनेंगे, सिंधिया बनेंगे, कौन बनेंगे। और उस समय क्लियर फैक्शनलिज्म एक दिख रहा था। बट उस समय से लेकर के अगर अब तक की बात करें या पिछले महीने तक की भी बात करें तो क्या हुआ कि बीजेपी ने एक तो सीएम नहीं बदलने का फैसला ले लिया, लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है एज अ चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। दूसरी बात, बीजेपी ने यहाँ टिकट्स बहुत पहले अनाउंस कर दिए कांग्रेस के कंपैरिजन में। अगर आपको ध्यान होगा तो 2018 के चुनाव में आज की तारीख तक भी टिकट अनाउंस नहीं हुए थे भाजपा के। फर्स्ट वीक 6 या 7 नवंबर को अनाउंस हुआ था, जस्ट 2 या 3 हफ्ते पहले चुनावों से। तो टिकट भी अनाउंस कर दी, तो पार्टी एक्टिविटी में दिखने लगी, क्योंकि पार्टी को दिख गया, समझ में आ गई बात शायद हिमाचल और कर्नाटक के बाद कि विधानसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये 4 राज्यों की बात करें, क्योंकि मिजोरम का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो 2018 में जब सीएसडीएस के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोटिंग कंसिडरेशन, यानी सबसे बड़ा आपके हिसाब से मुद्दा क्या था या किस चीज के बेसिस पे आपने वोट किया, उसमें 39% सबसे अधिक लोगों ने लोकल कैंडिडेट बताया, 35% पार्टी बताया और 21% सीएम चेहरा बताया। तो जहां बहुत सारा फोकस मोदी एरा में प्राइम मिनिस्टीरियल या चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट पर होता है, विधानसभा चुनाव आज भी काफी लोकलाइज्ड सीट बाय सीट चुनाव है। और इसी को समझते हुए बीजेपी ने पहले ही राजस्थान, एमपी, इन दोनों राज्यों में और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से पहले जो है वो अपने कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस कर दिए। अब अगर एमपी की बात करें खास करके, तो ये कांटे की टक्कर की सिचुएशन क्यों उत्पन्न होती है यहां पर? अगर आप डीलिमिटेशन के बाद देखेंगे, क्योंकि डीलिमिटेशन के बाद सीटों का कैरेक्टर और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया 2008 के बाद। तो 2008, 13, 18 अगर आप इन 3 चुनावों का आकलन करेंगे तो इसमें से 74 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी कभी जीती ही नहीं। तो जिसको मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टीज बीजेपी प्रॉब्लम ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक में बीजेपी जो है वो एक बड़े क्षेत्र में है ही नहीं, जिसे ओल्ड मैसूर कहते हैं, जिस वजह से उसको जो मेजॉरिटी मार्क है वो काफी कम सीटों पर जीतनी पड़ती है। करेक्ट। और आज तक बीजेपी को वहां सिंपल मेजॉरिटी खुद से नहीं मिली। इसलिए भी 2018 में इतनी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी
कांग्रेस जो है वो आंकड़ा छू नहीं पा रही या किसी भी सर्वे में छू नहीं पा रही, क्योंकि स्ट्रक्चरली जो है पार्टी वहां पर कमजोर है। और सिर्फ 11 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा ने कभी नहीं जीती मध्य प्रदेश में। तो इन आंकड़ों की वजह से वहां पे कांटे की टक्कर दिखाई जाती तो ये जो अमिताभ बात कर रहे हैं कि 74 सीटों पर कांग्रेस है ही नहीं, इस पर मैं दो बातें बताना जी। चाहूँगा कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो जो अजय सिंह है, जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, उन्होंने जो बैठक हो रही थी तो राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि भाई ये सीटें हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कभी जीते ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने नाराज हो गए थे, ऐसा बताते हैं उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा था कि भाई ये क्या बात हुई कि हम मतलब इतनी सीटें छोड़ के ही हम लड़ेंगे, तो ये तो कोई ऐसे तो कोई चुनाव हो, हम क्या ही जीतेंगे अगर हमने ये सीटें ही छोड़ दी थी। तो जो कांग्रेस के नेता उस बैठक में मौजूद थे उनका कहना था कि राहुल गांधी की बात तो सही थी, लेकिन अगर आपको वो सीटें जो कभी जीती नहीं है वो जीतना है तो उसके लिए कोई आप चुनाव से 2 महीने पहले बात नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चुनाव से पहले तैयारी करनी पड़ती, मतलब जो बीजेपी करती है कि भाई लोकसभा में हमने ये सीटें नहीं जीती तो वो एक बार साल से उस पर लगे हुए कि भाई ये सीटें जीतने के लिए क्या किया जाएगा। तो ये तो मैंने पिछली बार की बात बताई, लेकिन इस बार की जो बात है वो मैं आपको ये बता दूं, जो दिग्विजय सिंह है इनको ये जिम्मेदारी भी दी थी और उन्होंने खुद भी जो है वो काफी ऐसी सीटों पर गए जहां कांग्रेस कभी जीती ही नहीं, और न केवल गए बल्कि उन्होंने वहां पर पूरा दिन बिताया, रात बिताई। तो कांग्रेस ने ये जो गलती है जो अमिताभ कह रहे हैं कि 74 सीटें जहां वो कभी जीते ही नहीं, वहां इस बार दिग्विजय सिंह ने विशेष रूप से जाकर ये प्रयास किया कि भाई वहां कुछ हो सकता है क्या उन सीटों पर जहां हम कभी जीतते ही नहीं है। तो ये प्रयास कांग्रेस की तरफ से हुआ है, परिणाम के लिए हमको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस बार इस पर प्रयास नहीं किया है। मध्य प्रदेश पर जो सर्वे हुए हैं, लेटेस्ट सर्वे हुए हैं, अगर उनका मैं डेटा बता दूं आपको तो ईटीजी टाइम्स नाउ का जो डेटा कहता है कि बीजेपी को 107 सीटें मिल सकती हैं, एबीपी सी वोटर कहता है कि 104 से 116, इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो डेटा कहता है वो 115 है। वहीं कांग्रेस के लिए 112 से 122, 113 से 125 और 110। ये जो डेटा जो है मध्य प्रदेश में जो लेटेस्ट जो 3 सर्वे हुए हैं। अगर इस पर राजस्थान को लेकर बात की जाए तो राजस्थान में सीधे सीधे पूरा का पूरा डेटा जो है वो बीजेपी की तरफ चलता है, और छत्तीसगढ़ में डेटा चलता है वो कांग्रेस की तरफ चलता है। ये डेटा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अमिताभ सर, आपका ध्यान लेना चाहूंगा कि सर ने बताया कि महाकौशल है, मालवा है, चंबल ग्वालियर का क्षेत्र है, या फिर मध्य जो प्रदेश का जो मध्य हिस्सा है, ये सब जो है अलग अलग पैटर्न से वो अपना देता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नुकसान या फायदे वाला हिसाब किताब होगा वो चंबल ग्वालियर वाले सेक्शन से होगा। तो अगर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अगर आप नोटिस करेंगे, क्षेत्रवार वोटिंग, टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे और एबीपी वोटर का सर्वे को अगर आप कंपेयर करें, मैं क्यों कह रहा हूं कि एसेंशियली बहुत सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट है, बहुत मुश्किल है, किसी को पता नहीं। सी वोटर का अगर आप सर्वे याद करेंगे तो कांग्रेस जो है वो 21 सीटें बघेलखंड, जिसको बुंदेलखंड प्लस विंध्य बोल सकते हैं आप, वहां जीत रही है। तो लार्जली कांग्रेस जो गेन कर रही है सी वोटर के हिसाब से वो सिर्फ बाघेलखंड है, जिसकी वजह से वो सत्ता में या फिर वो आगे दिखाई दे रही है एबीपी सी वोटर के द्वारा, क्योंकि वहां पे उनका एक अजम्पशन है या उनको ग्राउंड पे मिला हुआ कि बीएसपी कमजोर हो रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को वहां पे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप ईटीजी सी वोटर का सर्वे देखेंगे तो बुंदेलखंड में कांटे की टक्कर बता रहे हैं, ग्वालियर चंबल में कांटे की टक्कर बता रही है, और मालवा में कांग्रेस को बढ़त बता रही है। मालवा निमाड़ में ही एक क्षेत्र है मुझे लगता है, और शायद महाकौशल भी, इन दोनों क्षेत्रों में ही कांग्रेस को बढ़त बता रही है, जबकि सी वोटर का सर्वे सिर्फ ग्वालियर चंबल और बघेलखंड यानी बुंदेलखंड प्लस विंध्य में कांग्रेस को बढ़त बता रहा है। तो क्षेत्रवार भी जो सर्वेज हैं वो अलग अलग नंबर के साथ आ रहे हैं और अलग अलग लॉजिक के साथ आ रहे हैं कि कौन सी पार्टी ओवरऑल जो है वो आगे है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो ये 5-6, क्योंकि रीजन्स भी सब सर्वेज में अलग अलग थोड़े बहुत होते हैं, ये 5-6 जो भी रीजन्स हैं उसमें से कांग्रेस ग्वालियर चंबल, महाकौशल और निमाड़, इन 3 क्षेत्रों में उसने अच्छा प्रदर्शन किया था 2018 में चुनाव जीतने के लिए, और इस बार भी
ग्वालियर चंबल अब देखना पड़ेगा कि क्या सिंधिया की वापसी से, यानी वापसी तो नहीं, सिंधिया जब अगर बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं तो क्या ग्वालियर चंबल में जो बढ़त कांग्रेस को मिली थी वो मेंटेन हो पाती है कि नहीं। राज्यवार अगर राजस्थान को देखा जाए तो उसमें शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढार और हाड़ौती, इस तरीके से राजस्थान को 200 सीटों में बांटा जाता है। मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पूरा डिटेल जाकर पढ़ा। इन सभी रीजंस में किसी भी तरीके से कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। नहीं तो देखिए, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे अमिताभ ने शुरुआत में कहा था कि भाई वहाँ रिवाज है कि कोई सरकार जो है लौट के नहीं आई है पिछले 25 सालों में। ठीक है, जो आती है मतलब अदला बदली होती रहती है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस ने इस बार बहुत जोर लगा रखा है वहाँ पर। अशोक गहलोत ने पर्सनली अपने आप का प्रोजेक्शन कर रखा है, पार्टी से अपने आप को बड़ा दिखाया हुआ है। और कैंपेन तो कम से कम कांग्रेस ठीक कर रही है, लेकिन मतदाता उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। दूसरा, जो कांग्रेस का अपना झगड़ा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, वो भी कोई सुलझा हुआ है ऐसा लगता नहीं है। मतलब ऊपर ऊपर भले ही वो लग रहा है कि एक तरह का युद्ध विराम है या एक शांति है, लेकिन दोनों मिलके कांग्रेस को जिताने में लगे हुए हैं ऐसा लगता नहीं है। और एक बात लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सचिन पायलट का क्या इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए चुनाव जीत गए कांग्रेस तो अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनना है, तो सचिन पायलट की जो मंशा थी कि उनको मुख्यमंत्री बनना दिया जाएगा, जो प्रयास भी पिछले साल कांग्रेस हाईकमान ने किया, सफल नहीं रहा, हम सब लोग जानते हैं। तो कांग्रेस एक नहीं है, मतलब घर उनका ठीक नहीं है अपना आपस में। बीजेपी में भी वसुंधरा को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, और न कोई प्रोजेक्शन किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कमल के फूल पे आप वोट डालना है आपको। लेकिन बावजूद इसके कि बीजेपी को एक बढ़त मिली हुई है और प्रधानमंत्री खुद उसमें कैंपेन कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग चीज़ें, मतलब दोनों जगह जो बड़े नेता, मतलब एक तो बीजेपी में जो सबसे बड़ी नेता थी उनका कद कुछ कम हुआ है, कांग्रेस में घर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बजट जो अगर ओपिनियन पोल देखेंगे तो बढ़त दिख रही है, वो हमको बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। और एक बात ज़रूर है, जो अब तक अगर आप पिछली बार जब 2013 का चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस एकदम बहुत बुरी तरह से हार गई थी, लेकिन 2018 में बहुत कांटे की टक्कर एक तरह से हुई थी वोट शेयर के मामले में कम से कम। तो ये लग रहा है सर्वे देख के कम से कम कि कांग्रेस बिल्कुल ही बुरी तरह से हारेगी, अभी ऐसा नहीं लग रहा, कम से कम ये आंकड़ा देख के। 2013 में वो मोदी, लोग ये कह रहे हैं कि एक आध राज्यसभा की सीट निकल जाएगी। अमिताभ सर, एक आध राज्यसभा की सीट निकल जाएगी, ऐसी स्थिति होगी? राजस्थान में जो रिवाज है वो बहुत मजबूत रिवाज है, और जब भी ये एक रिवाज होता है किसी भी राज्य में, ये 3 राज्यों में और रहा है पहले, जो बड़े राज्य हैं केरल, पंजाब और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में ये रिवाज टूटा है ना। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में नहीं टूट सकता, लेकिन जब ऐसा कोई रिवाज होता है तो उसका एक स्ट्रॉन्ग कारण होता है। और आज तक मुझे किसी भी सर्वे में इसका जवाब नहीं मिला कि राजस्थान की जनता हर 5 साल में सरकार क्यों बदलती है, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे हिसाब से समझना यही इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक सवाल केरल में पूछा था CSDS ने, तो लोगों का जवाब था चेंज इज बेटर फॉर डेवलपमेंट। तो जब भी ट्रेंड होता है उसका कोई स्ट्रॉन्ग कारण होता है। अब राजस्थान में आपने 5 क्षेत्रों की बात करी, तो अगर आप 2018 का भी रिजल्ट देखेंगे, वहां पर भी हरौटी और मेवाड़ जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में बीजेपी आगे थी कांग्रेस से, चुनाव हारने के बाद भी। यानी हरौटी जो खुद वसुंधरा राजे जी का क्षेत्र है, और मेवाड़ जो उदयपुर वाला जो पोर्शन है वहां पर, तो और जो बाकी 3 जो क्षेत्र हैं, शेखावटी, ढूंढार और मारवाड़, ये तीनों फ्लिप करते हैं, स्विंग करते हैं। यानी 2008 में कांग्रेस, 13 में भाजपा, 18 में कांग्रेस, तो 23 में क्या। ठीक है, तो राजस्थान में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने की, जिसको मैं स्ट्रक्चरल इशू बोलता हूं। लास्ट 3 चुनावों में से 2 चुनाव तो कांग्रेस जीती है, और बिल्कुल अलग है यहाँ पर मामला मध्य प्रदेश, 2 चुनाव जीती है। इन दोनों चुनावों में उसकी 101 सीटें भी नहीं आई, यानी सिंपल मेजॉरिटी भी कांग्रेस को नहीं मिलती है वहां पर, करेक्ट। और जब बीजेपी जीतती है तो 120, 140, 150 जीतती है। और जैसा मिलिंद जी ने कहा, कांग्रेस हारती है तो 40, 50
20 तक पहुंची हुई है कांग्रेस वहां पर। क्यों है इसका कारण? इसका कारण तो ये है कि 2 क्षेत्र में बीजेपी मजबूत है और 54 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनावों में कभी जीती ही नहीं, 54। और वो आंकड़ा भाजपा क्या 19 है। यानी कांग्रेस पार्टी को वहां पर अगर ये चुनाव जीतना है तो 100 सीटें जीतनी होती हैं 150 सीटों में से, क्योंकि 54 पे तो कभी आज तक जीते नहीं वो। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को वहां कभी भी सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, आपने देखा है। तो जो आप कह रहे हैं, आपका जो सवाल है कि क्या कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है 2013 का रिपीट हो सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी उसकी लो है अभी अभी के हिसाब से, लेकिन मैं उसको डिसमिस नहीं कर सकता। क्योंकि कांग्रेस जो है सरकार बनाने के बावजूद, देखिए एमपी में तो सरकार में नहीं रहने की वजह से स्ट्रक्चरली और ऑर्गेनाइजेशनली कमजोर है, करेक्ट। लेकिन राजस्थान में सरकार में होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है वो स्ट्रक्चरली कमजोर है। तो जब जीतती ही नहीं है वो कभी 101 सीट लेकर के, तो हारती है बड़े मार्जिन से। तो वो रिस्क अभी तक कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं हुआ है। और राजस्थान में जब हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो राजस्थान में क्योंकि रिवाज है स्विंग का, वहां पर 52 स्विंग सीटें हैं जो कांग्रेस भाजपा कांग्रेस भाजपा कांग्रेस भाजपा इस पैटर्न पे चलती हैं। इसमें से 47 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। तो अगर ये ट्रेंड मेंटेन होता है तो ऑटोमेटिकली जो कांग्रेस का नंबर है, जो हमें सर्वेज में देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस का नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है इसकी वजह से भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि कांग्रेस जो है 150 सीटों का चुनाव लड़ रही है राजस्थान में, और उसमें से 16 लानी है, तो उसके लिए तो और मुश्किलात जो हैं उनके लिए आ जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो रिवाज की बात सर ने कही, उसमें मैं जयपुर के कुछ दोस्तों से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हर बार कोई ना कोई एक नारा तैयार हो जाता है या एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो जाती है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं, पर ये एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात है वो गहलोत के लिए लोग ये कहते हैं कि 2013 में भी नहीं थी जब वो हारे थे बहुत। वो मोदी व्यक्ति इसलिए हारे। नहीं, मतलब ये जो बात है ना कि लोग अभी भी, अगर आप सर्वे देखेंगे तो लोग कोई बहुत गहलोत से निजी रूप से नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो बदलाव होना है इसलिए बदलाव होता है, उसका कोई जवाब नहीं, जैसे अमिताभ ने कहा। लेकिन 2018 में तो ये नारे लगे थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से कोई बैर नहीं, कि मतलब वसुंधरा के प्रति नाराजगी थी। लेकिन ऐसी नाराजगी कम से कम पब्लिकली अभी कहीं गहलोत के बारे में नहीं दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ के सर्वे पर अगर आए तो उसमें जो लेटेस्ट सर्वे, जो 3 सर्वे जिसमें मैंने चर्चा करूं, ETG टाइम्स नाउ, IBP सी वोटर और इंडिया टीवी CNX, उन तीनों सर्वेस ने सीधे सीधे तौर पर, जो अनुमानित तौर पर उन्होंने सीटें दी हैं, वो कांग्रेस को सिंगल हैंड मेजोरिटी दी है और बीजेपी को पीछे दिखाया है। और जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको नंबर्स भी नजर आएंगे, तो उसमें जो अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में वो काफी ज्यादा है। बीजेपी ने वहां पर भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, जैसे वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं किया, तो रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको भी कोई प्रोजेक्शन नहीं मिला हुआ है, या किसी और नेता को कोई प्रोजेक्शन नहीं मिला हुआ है। नहीं, तो देखिए बीजेपी वहाँ मतलब कमजोर है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोई नेता ही नहीं है, या अचानक से पिछले 5 साल में आप ये कह सकते हैं कि भूपेश बघेल ने ऐसे काम किया कि वो हावी हो गए काफी। तो अभी जो बीजेपी के पास एक ही प्लैंक है जो उनके खिलाफ, आज भी प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा कि भाई काका को 30% दे दो और वो काम पक्का हो जाएगा। मतलब वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रही है बीजेपी, ईडी की जांच भी हो रही, तमाम चीजें हो रही है, वही एक चीज है जो कि कांग्रेस के खिलाफ जाती है। अदरवाइज हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो गोबर खरीदना हो या किसानों को पैसे देना हो, वेलफेयर में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो कितने भारी पड़ते हैं इसी पर बात पूरी निर्भर करती है। तो बीजेपी के पास एक ही प्लान है कि भाई हम जो है, मतलब ये भ्रष्ट सरकार है, लेकिन जिसको भ्रष्ट सरकार कह रहे हैं वो जनता को पैसे दे रही है, उनके खाते में पैसे दे रही है। राम का भी नाम वो ले रहे हैं, गाय का भी नाम ले रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है वो अब तक कांग्रेस के पक्ष में जाती है। लेकिन चूंकि ये राज्य छोटा है, मतलब आकार में, मतलब छोटा मतलब मैं कह रहा हूँ 90 सीटों का प्रदेश अगर आप उसको मानेंगे, तो यहाँ ओपिनियन पोल जो है, मुझे लगता है कि शायद 2018 में भी गलत साबित हुए थे कि इतनी बड़ी मेजोरिटी कांग्रेस को मिलेगी, किसी ने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाया था। तो मैं इसमें ओपिनियन पोल के बारे में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ये गलत साबित हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, अगर आप 2014 से लेकर के 2023 अभी तक भाजपा की स्ट्रैटेजी क्या रहती है जब वो चुनाव में जाती है, तो आपको दो दो भागों में बांटना पड़ता है इसको। एक जहां वो पावर में है और एक जहां वो विपक्ष में है। अब जहां भी भाजपा विपक्ष में रहती है, 2014 से लेकर के 23 तक किसी भी राज्य में उसने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, सिर्फ 2 राज्य छोड़ करके। दिल्ली 2015, वो भी एंड में किरण बेदी को अनाउंस किया गया ताकि उनके ऊपर ब्लेम आ जाए, और आसाम में सोनोवाल का नाम पहले ही अनाउंस था 2016 में। इसके अलावा किसी भी राज्य में नहीं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर वोट मांगा जाता है और फिर बोला जाता है कि ये हम जब जीत के आएंगे तो मोदी जी अपना एक यहाँ कस्टोडियन बिठाएंगे और वो डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। तो स्ट्रैटेजी वाइज तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही है उसको ही इंप्लीमेंट करें। अब कहां कहां पे ये स्ट्रैटेजी नहीं चली? उन राज्यों में नहीं चली जहां मोदी का मुकाबला हो जाता है एक कद्दावर लीडर से, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक इत्यादि। उसी ब्रैकेट में भूपेश बघेल आते। तो मोदी तो पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार भी बहुत पॉपुलर है। उनकी सेटिस्फैक्शन रेटिंग 77% है लगभग एबीपी सी वोटर के हिसाब से। और हिंदुत्व, एक सॉफ्ट हिंदुत्व उन्होंने खेला है। छत्तीसगढ़ में 80% आबादी, जैसा सर कह रहे हैं, फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। और बोनस, क्रॉप लोन वेवर, ये गोबर जो से रिलेटेड एक स्कीम है, ठीक है, ये सारे स्कीम्स जो हैं उससे फार्मिंग कम्युनिटी जो है, किसान समाज जो है, वो सरकार से खुश है क्योंकि बोनस मिल रहा है। और बोनस पैडी पे की वजह से ही कांग्रेस जीत करके आई थी। एक तरह से 2-3 जो मैनिफेस्टो पॉइंट्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोनस और फार्म लोन वेवर था। और अब यहां पे क्या है कि बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, 3-4 प्रेसिडेंट बदले गए हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह हो गई है कि जब नेशनली आज बीजेपी ओबीसी की पार्टी मानी जाती है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी की पार्टी कांग्रेस बन के उभर के आई, क्योंकि कुर्मी समाज से एक सीएम है, साहू समाज से एक सीडब्ल्यूसी लीडर है। तो ओबीसी का वोट जो है वो 2018 में बीजेपी से निकल करके कांग्रेस में शिफ्ट हो गया अच्छा खासा। और ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ भूपेश बघेल की वजह से कांग्रेस पार्टी ने बना ली है, जो शायद अन्य किसी राज्य में नहीं है उतनी पकड़ कांग्रेस की। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर मजबूत स्थिति में हमें दिख रही है। हालांकि यहाँ जो अदर्स है ना, अदर्स पार्टीज, छोटे दल जो हिस्टोरिकली यहाँ पे क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। सिर्फ 2018 छोड़ दें तो हमेशा वोट परसेंट का डिफरेंस 1% से 2-2.5% रहता है। सिर्फ 2018 में ऐसा एक बड़ा डिफरेंस है। अमिताभ बात कह रहे हैं, इससे ही संबंधित एक बयान भूपेश बघेल ने दिया। उन्होंने कहा कि ये नोटा जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये भी हाल में उन्होंने बयान दिया है। तो ये नोटा भी, जैसे अगर मोटा मोटा चाहे छत्तीसगढ़ में देख लें या पूरे देश भर में देख लें, वो लगभग 1% वोट ले जाता है वो, मतलब। तो जो मैंने कहा ना कि अगर 1% वोट भी जो है, मैं इतना तो जितने आंकड़े अमिताभ ने बताया उतने मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो वोट खाने वाली पार्टियां या नोटा टाइप की भी जो चीजें हैं वो भी कांग्रेस के लिए एक चिंता का कारण है। तभी उन्होंने एक तरह से कहा कि भाई ये ऑप्शन हट जाना चाहिए, क्योंकि लोग गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो ऊपर की जगह नीचे दबा देते हैं बटन, तो इसको हट जाना चाहिए। तो ये जो छोटे मार्जिन, चूंकि मैंने कहा ना प्रदेश भी छोटा है, तो ये जो मार्जिन का बड़ा खेल होता है, उसमें छोटे मार्जिन का बड़ा खेल होता है। छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और उसमें जो है 1500 वोटों से भी बड़ा जो है हेर फेर हो जाता है। भूपेश बघेल का जो बयान है नोटा के बारे में, अगर आप कंसेप्चुअली देखेंगे तो नोटा में अगर ज्यादा वोट पड़ते हैं तो वो जो इनकम्बेंट पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसको फायदा होता है। क्योंकि नोटा पे कौन वोट डाल रहा है? नोटा पे जो वोट डाल रहा है बंदा, वो करंट डिस्पेंसेशन से नाराज है, लेकिन विपक्ष में उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है कि विपक्ष जो है वो इस पार्टी को हरा सकती है या उसकी जो नाराजगी जिस चीज की वजह से है उसको सॉल्व कर सकती है। तो वो जाकर के नोटा में दबा देता है। जितना अधिक नोटा होता है उतना ही चांस होता है जो इनकम्बेंट सरकार यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके जीतने का।
कंसेप्चुअली, और आप हिस्टोरिकली भी अगर आप ट्रेंड भी देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, 1 महीने बाद, लेकिन इन रिजल्ट से आम चुनावों पर कितना फर्क पड़ेगा, तो सर का कहना रहता है कि केवल मॉरल बूस्टर रह सकते हैं, लेकिन इसका जो हिसाब किताब है आम चुनावों का वो बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, ये तो अभी चल हम देख चुके हैं कि जब उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में, जब अभी 2019 में भी जब चुनाव हुआ, दोनों चुनाव एक साथ हुए, साथ में हुए, लेकिन भाजपा के लिए वहां अलग मतदान हुआ लोकसभा में और विधानसभा में अलग हुआ। तो ये कोई गारंटी नहीं, मतलब लोगों को ये पता होता है कि वो किसको वोट डाल रहे हैं, क्या वो विधानसभा के लिए डाल रहे हैं या वो जो है केंद्र में डाल रहे हैं। तो ये क्लैरिटी जो है ये मतदाता को होती है कि वो, और यही हमने देखा था कि 2018 में जो विधानसभा के नतीजे आए थे, कांग्रेस का इन जो 3 राज्यों की चर्चा कर रहे हैं वहां 3-0 स्कोर था, और बाद में सीटें कितनी मिली लोकसभा में वहां से? बिल्कुल, मतलब नहीं के बराबर, मतलब हाँ, राजस्थान में 1 भी नहीं, मध्य प्रदेश में 1 और छत्तीसगढ़ में 1 सीट थी। तो वो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वो जो, इसलिए इनको लोग जो हैं दोनों इलेक्शंस को ना जोड़े, ये राज्यों का चुनाव है, इसके नतीजे पर हम लोग ध्यान दें। देखिए क्या है कि किसी भी चुनाव में, अगर लोकसभा चुनाव की भी बात करें, तो 12 से 15% लोग आखिरी दिन ये डिसाइड करते हैं कि किसको वोट करना है, और 12 से 15% लोग 2 से 3 दिन पहले, CSDS का आप कोई भी सर्वे उठा लें, किसी भी साल का इलेक्शन, तो माहौल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और कौन आगे है रेस में उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये जो, जिसको मैं स्विंग वोटर, न्यूट्रल वोटर आपको नीचे, अब वोटर्स को बिल्कुल क्लैरिटी है, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन अलग अलग होता है। अगर आप अब ये जो चुनाव है, लेकिन ये बहुत लोकसभा के क्लोज होता है, ठीक है, तीन ही महीने में लोकसभा का शायद पहला चरण शुरू हो जाता है, 3 या 4 महीने के अंदर। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। अब वो जो पार्टी जीती है उसको वो भुना पाती है कि नहीं, उसके ऊपर है। पिछली बार किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई भी सर्वे नहीं कह रहा था कि कांग्रेस तीनों राज्य जीत जाएगी। तो जिसको, अब हिंदी का शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, कांग्रेस टम्बल्ड अपॉन विक्ट्री इन दिस 3 स्टेट्स, 3 आउट ऑफ 3, करेक्ट। अब उनको काफी कम टाइम मिला इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए, सिर्फ 3 महीने का टाइम मिला, और फिर पुलवामा और बालाकोट हो जाता है फेब एंड। इस बार थोड़ा एक डिफरेंस है कि कांग्रेस पार्टी 6 महीने पहले भी एक चुनाव जीत चुकी है, जो है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद से ही एक नैरेटिव या एजेंडा सेट करने में 2018 के कंपैरिजन में कांग्रेस सफल हुई है थोड़ी बहुत। एक इंडिया अलायंस बना है, अब उसकी जो भी पोजीशन हो आज, एक नैरेटिव सेट करने में। तो अगर कांग्रेस यहां पे ज्यादा राज्य जीत जाती है तो मोमेंटम एक पहले से बन रहा है, एक अचानक ही नहीं हो रहा है इवेंट, करेक्ट। लेकिन इसके लिए अभी आज की स्थिति क्या है, 2 राज्यों में कांग्रेस है, 1 राज्य में भाजपा है, 2 राज्यों में क्षेत्रीय दल। माहौल बनाने के लिए कांग्रेस को 3 राज्य जीतने पड़ेंगे, या भाजपा को 2, या फिर कांग्रेस 2 जीते और भाजपा को 0 कर दे। समझे, अगर कांग्रेस 2 जीत रही है और भाजपा 1 जीत रही है तो स्टेटस को होता है, स्टेटस को मत, और रिजल्ट के ऊपर ही नैरेटिव ड्राइव होगा ना। अगर कांग्रेस 3 जीतती है, 3 आउट ऑफ 5, तो नैरेटिव होगा कि भाई भारत जोड़ो यात्रा का असर हो रहा है, ओबीसी का सेंसस का असर हो रहा है, राहुल गांधी पॉपुलर हो रहे हो चाहे नहीं, नैरेटिव की बात है। और अगर भाजपा 2 राज्य जीत जाती है, क्योंकि 1 ही थी उसके पास, तो नैरेटिव क्या होगा, बदल जाएगा पूरा, कि भाई ओबीसी का सेंसस कोई मुद्दा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो कितने राज्य कौन सी पार्टी जीतती है, और इस बार थोड़ा 2018-19 के हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव। एक बात ये ध्यान है कि आपने इंडिया अलायंस का जिक्र किया, और आखिर में जाते जाते मैं बता देता हूं कि नीतीश कुमार ने इस पर कहा है कि साहब ऐसा है कि इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये बना दिया अलायंस लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक तरह की नाराजगी उन्होंने जाहिर करी है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है 5 राज्यों में चुनाव लड़ने में व्यस्त है। कांग्रेस वेटिंग गेम खेल रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर उसने 3 राज्य जीत लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि हम राजस्थान में तो हम फाइट में हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे हैं। तो कांग्रेस का पूरा ध्यान ये है कि अगर वो 3 राज्य जीत जाती है तो इंडिया अलायंस की बातचीत में उसके पास एक अपर हैंड होगा, जो
साइकोलॉजिकल बात अभी अमिताभ कह रहे थे। तो कांग्रेस, ये नीतीश कुमार ने बात सही कही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इन बयानों से कोई फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस 3 दिसंबर का इंतजार कर रही है। आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात जोड़ना चाहूंगा जो अमिताभ ने कही कि 2018 और 2023 में जो फर्क है कि कांग्रेस उस समय जीत के लिए तैयार नहीं थी। इस बार कांग्रेस वही गलतियां करेंगी जो पिछली बार उसने की, क्योंकि पिछली बार उसको मुख्यमंत्री तय करने में ही मशक्कत करनी पड़ी थी हर राज्य में। राजस्थान में पायलट और गहलोत, सिंधिया और कमलनाथ, वो इस समय अभी तो नजर नहीं आ रहा है कम से कम। तो अगर कांग्रेस 3 राज्यों में जीतती है तो वो एक तरह से पहले से काम कर रही है अलग अलग तरह से, तो वो उसका फायदा उठा सकती है 2024 के लिए। तो 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा और देखना होगा कि उस दिन क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद जो है डिस्कशन भी 2024 के लिए बन जाएगा। लेकिन हमारा जो साप्ताहिक सभा का जो डिस्कशन है वो लगातार होता रहेगा। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका खूब खूब शुक्रिया। आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास।